हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हमने रिलेशन कर लिया है। आज हम लोग रिलेशन पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है कि R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B। अब कुछ ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमें यह बताना है। देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि आर जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। ए टू बी का मतलब हुआ कि आर इज ए रिलेशन विच इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए हैविंग एम एलिमेंट्स। मतलब आर एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज एम, टू ए फाइनाइट सेट बी हैविंग एन एलिमेंट्स। ये रिलेशन ए टू बी है और सेट बी के अंदर एन एलिमेंट्स हैं। Then we have to find the number of relations from A to B. A to B में कितने रिलेशंस बन सकते हैं, मतलब ये जो A क्रॉस B हमें जो सेट देगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इन ऑर्डर्ड पेयर के ये जो सेट है इससे कितने रिलेशंस बनेंगे, तो जितने इसके सबसेट्स हैं उतने रिलेशन बनेंगे। नाउ इसका सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 रेज टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। इसके किसी भी सेट के सबसेट्स का फॉर्मूला क्या है, 2 रेज टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट, मतलब 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट सेट। तो यहां पे जितने सबसेट्स होंगे, ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स हैं उतने रिलेशन होगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B, this is equal to 2 raised to the power n A cross B, and this is what, this is 2 raised to the power m into n, 2 raised to the power mn। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। गॉट इट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम अ सेट टू अनदर सेट। दोनों सेट का हम यहां पर एक नाम दे देते हैं। लेट अस से हमने ए बोल दिया इस सेट को, ठीक है, और दूसरा जो सेट है उसे हमने बी बोल दिया, उसके अंदर एलिमेंट्स है 3, 6, 7 एंड 10। ठीक, ये दो सेट है और जो रिलेशन डिफाइंड है वो इस सेट से इस सेट की तरफ है, मतलब फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। मतलब रिलेशन जो डिफाइंड है इट इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला, रिलेशन डिफाइंड कैसे है। रिलेशन डिफाइंड है कुछ इस तरीके से, एक्स आर वाई, मतलब रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, इसको मैं इस तरीके से भी लिखते जाता हूं, एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब हो गया ये जो रिलेशन डिफाइंड है ये x से y, मतलब पहला ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट x है और सेकंड एलिमेंट y है। देन आगे क्या कहता है, x इज ए रिलेटिवली प्राइम टू y। x इज रिलेटिवली प्राइम टू y। ठीक है, एंड देन वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ रिलेशन आर। हम ये जो ये रिलेशन आर है इसका डोमेन फाइंड करना है। तो ये जो चीज है इसको भी हम लिख लेते हैं। इसको हमने लिखा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, सच दैट x इज रिलेटिवली प्राइम टू y, x इज रिलेटिवली प्राइम टू y। ठीक है, इसमें आगे और लिख लेते हैं, वेयर
x बिलोंग्स टू, x जो है देखो ये x पहले है और y बाद में है, और रिलेशन क्या डिफाइन किया था, फ्रॉम a टू b, मतलब x जो है वो सेट एक से आएगा एंड y जो है वो सेट b से आएगा। ठीक है, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। नाउ अब यहां पर ये जो चीज है दिस रिलेटिवली प्राइम, इसका मतलब क्या है, तो पेयर ऑफ नंबर्स मतलब दो नंबर के सेट को हम रिलेटिवली प्राइम बोलेंगे अगर उनका HCF 1 है, दैट इज अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका 1 है तो उसे हम रिलेटिवली प्राइम बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2 एंड 3, तो ये रिलेटिवली प्राइम है क्योंकि इन दोनों का HCF क्या है, इन दोनों का HCF 1 है। अगर मैंने लिखा 4 एंड 9 तो इनका HCF भी कितना है, 1 है। ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो दो नंबर्स हम लिख रहे हैं, जो पेयर ऑफ नंबर्स हैं, वो दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए। बस दोनों का HCF अगर 1 है तो उस पेयर को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिवली प्राइम पेयर। यहां पर देखो 4 और 9 इनका HCF 1 है, बट इन दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि दोनों के दोनों नंबर्स का जो HCF है दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 है, तो वो रिलेटिवली प्राइम हो गया। तो हमें इसी तरह का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R के अंदर रखना है। ठीक है, तो R इज, अगर मैं 2 लेता हूं तो मुझे यहां से एक ऐसा नंबर लेना होगा सच दैट उन दोनों का HCF 1 हो, तो 2 के साथ 3 आएगा क्योंकि इनका HCF 1 है। 2 के साथ 6 नहीं आ सकता है, 2 एंड 6 इनका HCF तो 2 हो जाएगा, तो 2 के साथ हमारा नेक्स्ट पेयर जो बनेगा ऑर्डर्ड पेयर इट इज 7। 2 के साथ 10 भी, ये भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा 2,10 क्योंकि इनका HCF 2 है। हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं जिनका HCF 1 है। देन 3 के साथ 3 नहीं, 3 के साथ 6 नहीं, देन 3 के साथ 7, यस इनका HCF 1 है। 3,10 इनका भी HCF 1 है। देन 4 के साथ 4,3, 4,7, हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं जिनका HCF 1 है। देन 4,10 ये भी नहीं होगा। 5,3, 5, 6 एंड 5, 7। ठीक, तो रिलेशन R के अंदर इतने ऑर्डर्ड पेयर आए और हर ऑर्डर्ड पेयर में जो नंबर्स प्रेजेंट हैं वो रिलेटिवली प्राइम है क्योंकि इनका HCF 1 है। अब हमें डोमेन बताना है, तो डोमेन ऑफ R, तो डोमेन क्या होता है, डोमेन इज द सेट ऑफ, हमें एक सेट लिखना है, उस सेट के अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट आएंगे, वो डोमेन कहलाएगा। डोमेन ऑफ R इज व्हाट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। तो 2 आएगा, देन 3, देन 4 एंड देन 5। ये हमारा क्या हो गया, डोमेन ऑफ रिलेशन R हो गया। ठीक है, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में हमसे रेंज पूछा होता तो रेंज क्या हो जाता, रेंज इज द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। तो रेंज हो जाता 3, 7, 10, 6, ये हमारा रेंज हो जाता। ठीक है, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इज द रेंज एंड सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इज द डोमेन। सो हमारा आंसर क्या है, दिस 2, 3, 4, 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें अगर ये चीज क्लियर है तो आराम से आप ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हो, रिलेशन R के अंदर कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। और अगर ऑर्डर्ड पेयर आ गए, अगर सारे ऑर्डर्ड पेयर करेक्टली हमने यहां पे लिस्ट कर दिया, देन वी कैन इजिली आंसर कि डोमेन क्या है या फिर रेंज क्या है। इस क्वेश्चन में डोमेन पूछा था तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B इज 45। A क्रॉस B का कार्डिनल नंबर क्या है, 45।
देन हमसे ये पूछ रहा है कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कैन नॉट बी, ठीक है, और कुछ ऑप्शंस हैं। देखो इसको समझते हैं। ये जो चीज है इसको आई कैन राइट इट लाइक दिस, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, दिस इज इक्वल टू 45। और मैंने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते वक्त बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट तभी एग्जिस्ट करता है जब ए और बी, जिन दो सेट का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। मतलब ए और बी दोनों के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट होने चाहिए, तभी कार्डिनल नंबर या यू बोले तभी क्रॉस प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए एंड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी कैन बी एनी नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकता है। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए एंड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि जीरो तो हो नहीं सकता है। अगर जीरो होगा तो ए क्रॉस बी ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इन दोनों में से किसी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, ये यूं बोले ये एम्प्टी सेट है, दोनों में से कोई एक या दोनों, तो क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड ही नहीं। लेकिन यहां पे तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर 45 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब ये नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक, तो इसका जो कार्डिनल नंबर हो सकता है ये 1 या 1 से बड़ा, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर। ठीक, इसका मतलब ये जो 45 है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर। तो 45 इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर। हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं या फिर ऐसे देखें कि 45 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 45, 3 इंटू 15, देन 5 इंटू 9, देन 9 इंटू 5, 15 इंटू 3 एंड 45 इंटू 1। इतने तरीके से हम 45 को लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने क्या लिखा है यहां पे, जितने भी तरीके से हमने 45 को रिजॉल्व किया है ये प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर है, क्योंकि हमारा Na और Nb दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। अब देख लो कौन सा ऑप्शन, अगर मैं पहले वाले को, ये जो पहला लिखा हुआ है प्रोडक्ट साइन के पहले, इसको मैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए बोलूं, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कैन बी 1, 3, 5, 9, 15 एंड 45। तो ऑप्शन, एक ऑप्शन में प्रेजेंट था 17, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कैन नॉट बी 17। उसी तरीके से देख लो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, अगर मुझसे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी के बारे में पूछता तो वहां से भी हम बता सकते थे। ठीक, गॉट इट। तो 17 कैन नॉट बी द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। चलो ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास दो सेट है ए एंड बी और एक रिलेशन डिफाइंड हुआ फ्रॉम सेट ए टू बी। रिलेशन कैसे डिफाइन किए, फ्रॉम सेट ए टू बी। और ये जो रिलेशन है इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो भी गिवन है, इट इज 1, 3, 2, 5 एंड 3, 3 एंड 3, 3। ठीक, देन हमसे ये पूछा है कि ये जो आर है, रिलेशन आर, इसका इनवर्स क्या होगा। हमसे पूछा गया है इनवर्स ऑफ रिलेशन आर। तो इनवर्स ऑफ रिलेशन आर के लिए सिंपली हमें क्या करना है, सारे ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के पोजीशन को इंटरचेंज कर देना है। ठीक, तो हमें आर इनवर्स मिल जाएगा, मतलब इनवर्स ऑफ रिलेशन आर। तो मैं ये जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है 1, 3, इसको मैं ऐसे लिख दूं, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को पोजीशन को इंटरचेंज कर दो। 2, 5 इज 5, 2 एंड 3, 3 इज 3, 3। ठीक, तो ये इनवर्स ऑफ रिलेशन आर हो गया। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 3, 3, 3, 1 एंड 5, 2, 3, 3, 3, 1 एंड 5, 2। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब यहां पे एक चीज और, मान लो इस क्वेश्चन में हमसे डोमेन ऑफ इनवर्स ऑफ रिलेशन आर पूछता या फिर रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ रिलेशन आर पूछता, तो उसके लिए एक तो तरीका था कि हम लिख लें और लिखने के बाद जो फर्स्ट सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा डोमेन ऑफ इनवर्स ऑफ रिलेशन आर हो जाता, या सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट हमारा रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ रिलेशन आर हो जाता। या फिर दूसरा तरीका था कि ये जो आर है, मैंने क्या बताया था कि इनवर्स जब हम करते हैं किसी भी रिलेशन का, तो इस रिलेशन का जो डोमेन है वो इनवर्स का रेंज बन जाता है।
और इस रिलेशन का जो रेंज है वो इनवर्स का डोमेन बन जाता है। देखो जैसे इसका डोमेन क्या है, डोमेन इज द सेट कंटेनिंग 1 2 एंड 3, और इसका रेंज क्या है, इसका रेंज है इज द सेट कंटेनिंग द सेकेंड एलिमेंट दैट इज 1 2 3। तो इसका डोमेन और इसका रेंज इक्वल हो गया। सिमिलरली इसका रेंज 3 एंड 5 और इसका डोमेन 3 एंड 5। ये दो जो 3 है इसको मैं किसी भी सेट के अंदर हम एलिमेंट को दो बार नहीं लिखेंगे, 3 3 5 तो नहीं लिखेंगे, ठीक। तो दोनों का जो डोमेन और रेंज है वो क्या हो गया, इंटरचेंज कर गया। मतलब इसका जो डोमेन था वो इसका रेंज और इसका जो रेंज था वो इसका डोमेन हो गया। तो अगर मुझसे डोमेन और या रेंज पूछता तो हम डायरेक्टली भी बता सकते थे, लेकिन अगर सब्जेक्टिव पेपर है देन पहले आर इनवर्स फाइंड करो, मतलब आर इनवर्स को लिखो, लिस्ट डाउन करो कि कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, एंड देन वहां से डोमेन एंड रेंज बताओ ऑफ इनवर्स ऑफ रिलेशन आर। गॉट इट। तो इस केस में हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, हमें तो बस इनवर्स ऑफ रिलेशन आर पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी हमें आर इनवर्स फाइंड करना है और रिलेशन आर गिवन है वन सेट से दूसरे सेट, दोनों सेट हमें गिवन है। तो आपको पहले रिलेशन आर बनाना पड़ेगा एंड देन आर इनवर्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जब आर इनवर्स मिल जाए तो चेक करो कि कौन सा ऑप्शन है। तो आप अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना, आई विल चेक इट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट ए एंड आई बी द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट ए। देन कुछ ऑप्शंस हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमें ये बताना है। तो पहले जो डिफाइंड है उसको लिखते हैं, जो गिवन है उसको लिखते हैं। आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट ए, मतलब ये चीज, इसका मतलब क्या हुआ, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस। एंड आई इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट ए, विच मीन्स I is defined from set A to set A। इसका मतलब हुआ I is also subset of A cross। यहां पे जब मैंने पढ़ाया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन को तो मैंने बोला था कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन लिखे जाएंगे एक सेट के लिए वो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे। लेकिन सारा का सारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी रिलेशन हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि हमारे पास जो सेट ए है, एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। इसके अंदर ये दो एलिमेंट, ठीक है। तो ए क्रॉस ए क्या होगा, ए क्रॉस ए विल बी 1, 1, 1, 2, 2, 1 एंड 2, 2। ये हमारा ए क्रॉस ए हुआ। अब मुझे इसके लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखना है, तो मैं एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखता हूं ये। अच्छा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, ये याद है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन है कि इफ ए कॉमा बी, सॉरी, ए कॉमा बी इज इन अ रिलेशन देन ए कॉमा ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तब हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। मतलब अगर ये वाला ऑर्डर्ड पेयर है तो देखो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए, और इसमें देखो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर जिसके दोनों एलिमेंट ए होने चाहिए, ये भी उस रिलेशन में प्रेजेंट होगा, तभी हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। तो मैं यहां से अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना चाहूं तो मैं ऐसे लिखता हूं 1, 1, 1, 2, ठीक है। ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। देखो चेक करो, इसके लिए मैंने पढ़ाते हुए बताया था कि इस तरह ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिसका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट इक्वल है वो इस डेफिनेशन को हमेशा ही फॉलो करता है, ठीक है। 1, 1 है, 1, 1 है तो 1, 1 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। तो 1, 1 है तो 1, 1 होना चाहिए, वो तो यही है। सेकंड इसको चेक करो, अगर 1, 2 है देन 1, 1 होना चाहिए। तो क्या 1, 1 प्रेजेंट है? यस, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब
मैं अगर इसका सबसेट लिखना चाहूं तो इसके सबसेट्स क्या होंगे? इसके सबसेट्स होगा 1,1, 1,2, या यूं करें, मैं इसका प्रॉपर सबसेट लिखता हूं सिर्फ, ठीक है, 1,1, 1,2, देन एम्प्टी रिलेशन। इसके ये 3 प्रॉपर सबसेट्स हैं। मैं खुद इसी सेट को एज अ सबसेट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने सिर्फ प्रॉपर सबसेट लिखा है। अब इसके जितने प्रॉपर सबसेट्स हैं उसमें देखो ये जो सबसेट है, दिस सबसेट, दिस इज व्हाट, ये तो एक आइडेंटिटी रिलेशन है ऑन अ सेट ए। ये तो एक आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन का डेफिनेशन क्या है कि आइडेंटिटी रिलेशन के लिए क्या है, a, बिलोंग्स टू रिलेशन R। मान लो इसको मैंने R1 बोल दिया, ठीक है। a, अगर किसी रिलेशन के अंदर है तब हम उसे आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। मतलब उस रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है विच इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन R1। तो जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन सेट ए पर लिखे जाएंगे वो किसी न किसी सेट ए पर जो हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखेंगे उसका सबसेट होगा। जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन सेट ए पे लिखे जाएंगे वो सारे के सारे आइडेंटिटी रिलेशन प्रॉपर सबसेट होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट ए। जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन लिखो वो किसी ना किसी रिफ्लेक्सिव रिलेशन का प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, I इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन R। ठीक है, क्लियर। यहां पे सिंपल सा चीज है, अगर ये याद है जो मैंने पढ़ाया था कि सारा का सारा आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होता है, लेकिन सारे के सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होते हैं, एंड दैट इज वाई उस केस में हम क्या लिख रहे हैं, प्रॉपर सबसेट, सबसेट नहीं। जब भी तुम किसी रिफ्लेक्सिव रिलेशन का सबसेट लिखोगे, सॉरी प्रॉपर सबसेट लिखोगे, तो उसमें आइडेंटिटी रिलेशन आएगा, ठीक है। तो I is the identity relation is the proper subset of reflexive relation. Got it? चलिए, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड द क्वेश्चन इज R be a reflexive relation on a finite set A having n elements। मतलब एक फाइनाइट सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स है और R एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन किया गया फ्रॉम सेट A टू A। R रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक। और R के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं? ऑर्डर्ड पेयर इन R इज M। मतलब रिलेशन R जो है उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होगा एज एन एलिमेंट। वो कितने हैं? ऑर्डर्ड पेयर की संख्या है m, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज m, ठीक। देन वी हैव टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन m एंड n। m और n के बीच में क्या रिलेशन? देखो यहां पे सिंपल हम कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे कि यूनिवर्सल रिलेशन याद है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो सकता है, यहां से सोचना स्टार्ट करेंगे, बहुत आसानी से ये बन जाएगा। यूनिवर्सल रिलेशन इज व्हाट, ए क्रॉस ए के जितने भी सबसेट्स होते हैं वो एक रिलेशन कहलाता है, और ए क्रॉस ए का सबसे बड़ा सबसेट क्या होगा, खुद ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का एक सबसेट ए क्रॉस ए भी होगा, एंड दैट ए क्रॉस ए इज द यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट इज व्हाट, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट इज ए क्रॉस ए। ये मैंने सिमेट्रिक पढ़ाते वक्त भी बताया था, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ाते वक्त भी बताया था, ठीक। यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट इज ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए ये खुद एक रिलेशन है जिसको हमने यूनिवर्सल रिलेशन बोला। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? तो ए क्रॉस ए के अंदर n स्क्वायर एलिमेंट होगा। n
ए क्रॉस ए इज एन ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ, दिस। और एन ए का वैल्यू कितना है, एन, तो एन इंटू एन कितना आ गया, एन स्क्वायर। मतलब ये जो यूनिवर्सल रिलेशन है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा एन स्क्वायर। और एक और चीज, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। यूनिवर्सल रिलेशन एक सेट पर हमेशा ही रिफ्लेक्सिव होता है। तो वो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हुए, एन स्क्वायर एलिमेंट हुआ। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज एन स्क्वायर। ठीक है, अब एनआर का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एम। इसका मतलब क्या हुआ, एम इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, इसको रख लेते हैं। अब यहां पे आओ, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज एन। अब क्रॉस प्रोडक्ट तभी लिखा जा सकता है जब उस सेट के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट हो, मतलब n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तभी a क्रॉस a डिफाइंड होगा। ठीक है, चलो अब किसी भी नंबर का स्क्वायर उस नंबर से बड़ा होता है या फिर उसके बराबर होता है अगर वो नंबर नेचुरल नंबर है। तुम देखो, अगर n का वैल्यू 1 रखते हो तो इक्वल टू मिलेगा ना। इफ n इज इक्वल टू 1 तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब n स्क्वायर इज इक्वल टू n मिला। लेकिन अगर n का वैल्यू 1 से बड़ा है, अगर n का वैल्यू 1 से बड़ा है, 2 स्क्वायर तो इट इज ग्रेटर देन 2, 3 स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 3। तो यहां से हमें दो चीज मिला, अगर 1 है देन n स्क्वायर इज इक्वल टू n, और अगर 1 से बड़ा है देन n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो ये मिलेगा ना, n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, क्योंकि n कैन बी एनी नेचुरल नंबर। अब m किसके बराबर है, n स्क्वायर के बराबर है। तो यहां पर मैं n स्क्वायर की जगह पे अगर m पुट कर दूं तो हमें क्या मिल गया, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। गॉट इट, समझे। तो यहां पे यूनिवर्सल रिलेशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। याद रखना, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, यह हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है। गॉट इट, चलिए आज के लिए इतना ही। हमने रिलेशन पे जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते थे उतने हमने किए। ठीक है, बीच बीच में और क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे, लेकिन अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो मोस्ट अवेटेड टॉपिक है, इट इज फंक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।